ओके जी, मेरा ख्याल हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आज हमने प्रॉब्लम करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। यस सर। ओके जी। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बहुत ही वाज़ेह हैं, मतलब बड़े आसान से हो जाएँगे, जो आप लोग पहले भी कई दफ़ा कर चुके होंगे। तो उनमें अगर आप देखें कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई माइनस 2j प्लस के ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने वेक्टर बी के ऊपर मालूम करना है। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन द अदर वेक्टर कैन बी फाउंड बाय ए कॉस ऑफ थीटा। अगर आप इसको देख लें कि हमने ए कॉस थीटा मालूम करना है, तो ए कॉस थीटा मालूम करने के लिए ए डॉट बी का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर कंपोनेंट फॉर्म में हो तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और उसके बाद आप ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ से ए कॉस थीटा आपने फाइंड आउट करना था, बी की मैग्नीट्यूड को आप इस फार्मूले के नीचे ले जाते हैं। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास ए कॉस थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी, जो यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। मेरा ख्याल ये मुश्किल काम नहीं है। जी बेटे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट इसी तरीके से नो सर। ओके, नो बस सर। एक नो ही काफी होगा। अगर किसी को ओके प्रॉब्लम होगी तो उस दौरान में वो बता सकता है। ओके सर। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं इन कंपोनेंट फॉर्म, और मालूम करना है एंगल बिटवीन एक्सिस एंड ए माइनस बी। एक्स एक्सिस और ए माइनस बी के दरमियान एंगल मालूम करना है, तो सबसे पहले फिर हमें ए माइनस बी भी मालूम करना होगा, तब हम उसका एक्स एक्सिस साथ एंगल मालूम कर सकेंगे। तो ए और बी गिवन है। कॉस थीटा की वैल्यू आप जानते हो, एक इस फार्मूले के साथ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई की सूरत में की जा सकती है। और अगर हम उसको बेटे, अगर आप लोग अपने माइक बंद कर लेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे सारे लोग। तो cos थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये cos थीटा की वैल्यू 79 डिग्री आई है। क्या ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, बेसिकली ए और बी के दरमियान एंगल है, लेकिन हमें मालूम करना था एंगल बिटवीन वेक्टर, सॉरी, हमें मालूम करना था एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस बी एंड एक्स एक्सिस। ओके, मेरा ख्याल है मेरा ख्याल इस तरीके से ठीक रहेगा। ओके जी, तो चूंकि हमने a माइनस बी और x एक्सिस के दरमियान एंगल मालूम करना था, तो इस वजह से लाजमी तौर पे हमें a माइनस बी का पहले पता होना चाहिए। अब a माइनस बी मालूम करने के लिए हम a और b को जस्ट जिस तरह अरिथमेटिकल या अलजेब्रा में करते हैं, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट में से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाती है। अब a माइनस बी की वैल्यू निकालने के बाद हमने चूंकि x एक्सिस साथ उसका एंगल मालूम करना है, और x एक्सिस का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो i यूनिट वेक्टर होता है। लाजमी तौर पे j और k यूनिट वेक्टर 0 आ जाएंगे। जब हम इसके साथ इसका cos थीटा कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू यहाँ से 124.5 डिग्री हासिल हो रही है। ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। फार्मूले को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो हमारे पास क्लास होती है वो 40 मिनट की लिमिट में होती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से ये आप लोगों को कंप्लीट करवा दूं जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। जो अहम क्वेश्चन है वो आगे है, ये जस्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 2, -1 और 2। इसके डायरेक्शन को साइन हमने मालूम करने हैं। डायरेक्शन को साइन का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा, बीटा और गामा बनते हैं किसी भी वेक्टर के, तो उसका हमने कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा कैलकुलेट करना होता है। तो ये डायरेक्शन को साइन कहलाते हैं, जिसको हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। ये हमने फिजिकल क्लास में भी पढ़ा था। तो आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 2k है। तो कॉस ऑफ अल्फा एक्स ओवर आर, कॉस ऑफ बीटा वाई ओवर आर और कॉस ऑफ गामा जेड ओवर आर से कैलकुलेट किया जा सकता है। जबकि आर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट के। जी बेटे, यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर। यस ओके, सर। यस तो सर। जी सर। ओके ओके, नेक्स्ट हम करते हैं जी कि हमारे पास एंगल मालूम करना है बिटवीन ए एंड ए माइनस बी, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस वन एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस वन। अब चूंकि ए मालूम नहीं है यहाँ पे, अगर गौर करें तो ए और ए माइनस बी के दरमियान एंगल मालूम करना है, तो पहले हमें ए मालूम करना होगा। लेकिन यहाँ पे गिवन जो वैल्यूज हैं वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी का हिसाब से अगर आप देखें तो आप इन दोनों को में से ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर आप देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिससे ये होगा कि हमारे पास रिजल्ट ए 2a की सूरत में आएगा और 2a से फिर आप a को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने a को कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। ये हमने इस स्टेप में a को कैलकुलेट कर लिया, यानी पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, उसके बाद 2a आंसर आया और उसको 2 पे डिवाइड करके हमें a की वैल्यू हासिल हो गई। उसके बाद हमने अगेन वही तरीका जो हम पहले करते रहे हैं कि जब a का प्रोजेक्शन मालूम करना है a माइनस बी के ऊपर, तो a और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो वो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, एंगल मालूम करना था सॉरी, तो a डॉट a माइनस बी करने की सूरत में कॉस थीटा से आप फिर बाद में थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो पहले काम किया है उसमें जस्ट ये है कि हमें मालूम करना होगा कि a वेक्टर कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट इज a और a वेक्टर 2i प्लस जे माइनस 3k दिया हुआ है, b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k दिया हुआ है, और हमने वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू a प्लस b मालूम करना है। अब a और b के परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम करने का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा वेक्टर मालूम करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 हो और वो a और b के परपेंडिकुलर हो। तो अगर हम a और b के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मालूम कर लें, a और b के परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए अगर हम a क्रॉस b मालूम करें तो हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हासिल होता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अगर a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे तो एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो लाजमी तौर पे जब हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ऐसा वेक्टर हासिल हो जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड 5 होगी और a और b के परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए हम a क्रॉस b पहले मालूम करेंगे। ये हमारे पास a क्रॉस b मालूम करने का तरीका होगा कि एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसकी पहली रो यूनिट वेक्टर i j k पर मुश्तमिल होगी, दूसरी रो पहले वेक्टर के कंपोनेंट और तीसरी रो दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट पर मुश्तमिल होती है। अब अगर इसको हम आगे कंटिन्यू करें तो c वेक्टर मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास c वेक्टर असल में a क्रॉस b वेक्टर के बराबर है। लेकिन हम चाहते हैं कि सी यानी ए क्रॉस बी जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मालूम करें। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने का तरीका कर क्या होगा कि हम ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड,
यानी सी वेक्टर और सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो सी यूनिट वेक्टर हासिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस वन। अब ये यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन हम मालूम करना चाह रहे थे कि ऐसा वेक्टर जिसको जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो और उसकी मैग्नीट्यूड 5 हो, तो हम जस्ट उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास वेक्टर हासिल हो जाएगा ए क्रॉस बी की सूरत में, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमारे पास वेक्टर एच ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और उसकी मैग्नीट्यूड 5 हो। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि फिर आप शोर बहुत करते हैं, इसलिए अभी एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीजें नजर आ रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है और हमने ए क्रॉस बी मालूम करना है। ये जस्ट हमने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, इसलिए मेरा ख्याल इसको करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल हैविंग ए बी एंड सी एज इट्स एजेस वेयर ए बी एंड सी आर गिवन। अब ए बी और सी अगर गिवन है तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल को जाहिर करती है, जिसमें उसकी साइड्स ए बी और सी पर मुश्तमिल होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करेंगे और ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए जस्ट जो बी क्रॉस सी का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो ए के कंपोनेंट पहली रो में आ जाएंगे, बी के कंपोनेंट दूसरी रो में आ जाएंगे और सी के कंपोनेंट तीसरी रो में आ जाएंगे और ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो हमारे पास एक नंबर हासिल होगा जो कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपेड को जाहिर करेगा। नेक्स्ट इज find if a is equal to this one, a is equal to 3i plus 3j minus 2k, b is equal to this and c is equal to this, find a dot b cross c and a dot b plus c। ये जेन में रखना है कि एक में है डॉट ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है और दूसरे में a डॉट b प्लस सी, यानी आप कह ले कि टू वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पर भी आप वो डिटर्मिनेंट बना लें। तो ए डॉट बी क्रॉस सी का फार्मूला तो हमने पहले भी जैसे किया कि जस्ट हम उसको एक डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख लेंगे और ऐसा करने के सूरत में हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। ये थोड़ा सा डिम है लेकिन आप बुक से देख सकते हैं, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी ए डॉट बी क्रॉस सी की इस सूरत में -21। अब दूसरा केस था ए डॉट बी प्लस सी। अब यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास बी प्लस सी वेक्टर है तो आपने जस्ट बी और सी को ऐड करना है। अब दोनों वेक्टर ऐड करने के बाद एक नया वेक्टर बन जाएगा। ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस ए वेक्टर के साथ तो वही हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड वाला फार्मूला यूज करके हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास ए डॉट बी प्लस सी की सूरत में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं 10वें क्वेश्चन के बाद आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू 3i minus j plus 2k and b is equal to this one and c is equal to this one, find a cross b cross c and a cross b cross c। अब यहाँ पे आप दोनों में फर्क क्या है? इसमें आप लोगों ने a क्रॉस b पहले कैलकुलेट करके c के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पे a क्रॉस बी क्रॉस सी पहले करने के बाद फिर उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आप उसको रिलेशन की सूरत में करेंगे तो जैसे आप अगर मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ, जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हैं तो पहले आपने ए डॉट सी के साथ बी वेक्टर को लगा देना होता है, बाद में बी डॉट सी के साथ ए वेक्टर को लगाना होता है। तो ये हमारे पास रिलेशन इस तरीके से बन जाता है। अब चूंकि ए डॉट सी मालूम करना ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड की सूरत में आसान होता है और उसके साथ बी वेक्टर जस्ट ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से अगर आप गौर करें कि ये एक नंबर आएगा जो इस बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बी डॉट सी का एक नंबर होगा जो कि ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको हल कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग अगर करें। उसके बाद
दूसरी सूरत में आप अगर देखें, कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो उसमें भी आपने उसी तरीके से पहले सॉरी ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो पहले आपने ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना और बी लिख देना, और फिर ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेकर सी लिख देना है। तो इस तरीके से ये भी हल आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद प्रूव दैट एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद साइड ए एंड बी इज ए क्रॉस बी। अब ये प्रूव करना है, ये आप लोगों ने एफएससी में भी किया हुआ है, इसको प्रूव करना होता है। और प्रूव करने का तरीकाकार ये होता है कि ए क्रॉस बी, चूंकि ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, जबकि उसको मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमारे पास ए बी साइन थीटा है। और चूंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ए साइन थीटा अगर देखें, अगर ये ए वेक्टर है, तो ए साइन थीटा हमारे पास हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम के बराबर होती है, और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किसके बराबर होती है? बेस इनटू हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब बी को ए साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया आ जाएगा। अब इस सूरत में भी ये रिजल्ट हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर ही बनता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही असल में ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है। आई थिंक 10 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा अलाउ कर रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी सर प्रॉब्लम नंबर 9 जरा फिर से एक्सप्लेन कर दें। जी जी बेटे, क्या कह रहे हैं आप? प्रॉब्लम नंबर 9 फिर से एक्सप्लेन कर दें थोड़ी सी। प्रॉब्लम नंबर 9 प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। 9 जी 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 ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। इसके अंदर अगर आप देखें, पूछा ये गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, ये हिस्सा पूछा गया है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैलकुलेट करना अगर न्यूमेरिकली करना चाहें तो वो बहुत लंबा हो जाता है। उसके लिए फिर हम रिलेशन यूज करते हैं, जो हम पहले फिजिकल क्लास में प्रूव भी कर चुके हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी असल में किसके बराबर होता है। ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर आप देखें तो ये रिलेशन होता है ए डॉट सी, और याद रखने का तरीका ये होता है कि जो भी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट से बाहर हो उसको आपने एक दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है पहले, यानी ए डॉट सी, उसके बाद उसके साथ बी वेक्टर लगा देना, तीसरा वेक्टर माइनस बी डॉट सी, और इसके साथ ए वेक्टर लग जाएगा। ये रिलेशन हम फिजिकल क्लास में भी प्रूव कर चुके हैं और टेक्स्ट में मौजूद है। तो यहाँ से आपने ए डॉट सी मालूम करने का तरीका वही होता है, ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड। अब गौर करें, यहाँ पे जो हमारे पास ए और सी हैं, ए की वैल्यू 3, ए एक्स 3 है, सी एक्स हमारे पास 1 है, तो हमने इसको 3 इंटू 1 कर दिया, माइनस 1 इंटू 2, और इसी तरह 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 9। और इस 9 को आपने 2i प्लस जे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 18i प्लस 9j माइनस 9k वेक्टर बन जाएगा। अब ये हमारे पास वेक्टर बना जो हमने मालूम किया था a डॉट सी इंटू बी के साथ। बिल्कुल यही काम हम b डॉट सी इंटू ए के साथ भी करेंगे, तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर बनेगा, और फिर उन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। जिस तरीके से हमने a क्रॉस बी क्रॉस सी किया है, बिल्कुल इसी तरह a क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे, यानी इसमें b क्रॉस सी वाली ब्रैकेट को हमने हल करना है, तो a डॉट सी दूर वाला इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है जो हम उसी तरीके से सॉल्व करें। जी बेटे। एक्सक्यूज मी सर, 7 जी 7 में क्या प्रॉब्लम है? ये बेटे बाकी लोग अपने माइक बंद करें। इफ्तिखार अली अपने माइक बंद करें, बाकी लोग जो बात नहीं कर रहे। तो 7 में ये था जी जी बोले। v इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c में हम
ए डॉट डॉट में हम मल्टीप्लिकेशन दूसरी करते हैं और डिटर्मिनेशन नहीं लेते, इसमें डिटर्मिनेशन के साथ किया हुआ है सारा, नहीं, वो कैसे हो? ये असल में डॉट प्रोडक्ट इस तरह नहीं है, ये ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है। और ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट में हमने ये करना था कि ए, जब आप ए डॉट बी क्रॉस सी लेते हैं ना, तो बी क्रॉस सी असल में डिटर्मिनेंट बनता है। ये यस डिटर्मिनेंट सर। हमारे पास क्या करेगा कि वो आई जे के की सूरत में नीचे वाले ब्रैकेट्स को लेके आएगा। जब हम उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई जे के की जगह पे ए के कंपोनेंट ले लेते हैं। तो हम डिटर्मिनेंट में भी अगर ए के कंपोनेंट लिख लेंगे, ये जो पहली रो है ना, ये ए के यस सर। कंपोनेंट लिखे हुए हैं, तो इस वजह से हमने इसको यस। ए के कंपोनेंट की जगह रिप्लेस किया। ओके सर। ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट है। ओके सर। जी बेटे, और कोई किसी का प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नो सर। ओके जी, नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 9 में क्यों नहीं उसका वो लिया हुआ डिटर्मिनेंट? प्रॉब्लम नंबर 9 में 9 में। ये बेटे ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि पहले आप ए क्रॉस बी का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसका जो भी आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा, ना कि स्केलर या नंबर नहीं आएगा। और उसको हम फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ, यानी हमें एक और डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह समझ लें कि आपको पहले ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा अगर ये हिस्सा हल कर रहे हैं। उसके बाद फिर क्रॉस, ये एक वेक्टर होगा, और फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। अब सी के साथ हमें दोबारा उसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर बजाय इस तरह करने के, 2 दफा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के, हम उसके लिए जो रिलेशन मालूम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला, इसको हम हल कर लेंगे। जी सर, आगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं जी हम। मेरा ख्याल अब 11 प्रॉब्लम, अब मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूँ जी सबको। होपफुली आप लोग नाराज नहीं होते होंगे जब मैं आपको जबरदस्ती चुप करवाता हूँ। A force F 3i plus 2j plus 4k is applied at a point A is equal to this one. Find the moment of force about the point P and 2 minus 1 and 3. यानी ये हमारे पास पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका x कंपोनेंट के साथ i, y कंपोनेंट के साथ j और z कंपोनेंट के साथ k लगा सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट के बाद ये क्लास ऑफ हो जाएगी। अब उसके बाद जितने कोई न्यूमेरिकल रह जाएंगे वो आप लोगों ने खुद करने हैं। जो प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये 2i माइनस जे प्लस 3k की सूरत में आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपने जो वेक्टर जिस पर आपने मोमेंट मालूम करना है उसके पोजीशन वेक्टर को आप हमेशा R2 लेंगे, और जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उसके पोजीशन को आप R1 लेंगे। जैसे ये ए वेक्टर पर फोर्स लग रही है ए पॉइंट पर, तो इसके पोजीशन वेक्टर को आपने R1 लेना है। जिस पॉइंट के गिर्द आपने मालूम करना था मोमेंट, पॉइंट P, इसके पोजीशन वेक्टर को आपने R2 ले लिया, और F है। तो अब मोमेंट हमारे पास बेसिकली R क्रॉस F के बराबर होता है। तो इसका मतलब आप जस्ट R की वैल्यू मालूम करेंगे पहले R2 माइनस R1 के साथ, जो पोजीशन वेक्टर होता है R2 माइनस, यानी ये हमारे पास A का पोजीशन वेक्टर R1 है, B का पोजीशन वेक्टर, P का पोजीशन वेक्टर R2 है, लेकिन हमें चाहिए R जो कि A और P के दरमियान वेक्टर बन रहा है। तो ये हमारे पास R2 माइनस R1 के दरमियान बराबर हमेशा आएगा। ये यहाँ पे मेरा ख्याल गड़बड़ है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा। अब इस सूरत में जब आप R वेक्टर मालूम कर चुके होंगे तो मोमेंट होता है R क्रॉस F। R की वैल्यू F के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पहले जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, उसके बाद R के पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद F का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से 13 में जो बहुत अहम क्वेश्चन हो सकता है जो कंफ्यूज कर सकता है वो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं ताकि टाइम अगर खत्म भी हो जाए
जी बेटे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इफ a इज इक्वल टू एक्स जी स्क्र आई माइनस 2x² वाई जी जे प्लस 2yz टू द पावर 4k, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ a एट पॉइंट दिस। अब हमने मालूम करना है, डाइवर्जेंस मालूम करनी है पॉइंट ए के अलोंग। तो अब पॉइंट ए पर डाइवर्जेंस मालूम करने का मतलब ये है कि इस वेक्टर ए की डाइवर्जेंस है, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तो आ गई दिस वन, ये हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट ए, यानी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, डेल के साथ सॉरी। तो ये मालूम करने के लिए आप डेल डॉट ए इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लाजमी तौर पे इसके साथ भी डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के है, और ये हमारे पास ए वेक्टर है। जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो उस सूरत में आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ सिर्फ एक्स जेड क्यूब आएगा। अब इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ सिर्फ ये टर्म आएगी, और पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ सिर्फ ये टर्म आएगी। तो ये टर्म लिखने के बाद अगर देखा जाए ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने सिर्फ z को यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे। इसी तरह ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे x और z को कांस्टेंट लेंगे, और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है, तो यहाँ पे y को कांस्टेंट लेंगे। और डेरिवेटिव लेने का तरीका तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो यहाँ पे आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आ गया। ये डाइवर्जेंस ऑफ ए आया फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, लेकिन हम मालूम करना चाहते थे वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए एट दिस पॉइंट। तो लाजमी तौर पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू 1 के बराबर है। तो इस सूरत में आपने जस्ट x y z की कीमतें पुट करनी है, जो डाइवर्जेंस ऑफ a की जनरल वैल्यू आई, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास -9। जी, ये बहुत अहम क्वेश्चन था। अभी 5 मिनट बाकी है, मैं इसको आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन देता हूँ। जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। अली रजा खोखर, आपने हैंड रेज किया हुआ, आपने पूछना है कुछ? नो सर, वो तो मैंने काफी देर का किया हुआ, शायद आपने अब देखा। चलें, अब हम लोअर कर देते हैं। जी बेटे, और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें इस क्वेश्चन के बारे में। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड द कर्ल ऑफ a। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने डाइवर्जेंस ऑफ a मालूम किया एट पॉइंट a, इसी तरह कर्ल ऑफ a मालूम करना है। तो कर्ल ऑफ a मालूम करने के लिए अगेन आई शुड म्यूट ऑल। तो मालूम करने के लिए कर्ल ऑफ a चूंकि डेल क्रॉस a के बराबर होता है, तो a वेक्टर आपको गिवन है, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए आपने कर्ल ऑफ a मालूम करना है, तो डेल क्रॉस a मालूम करेंगे। आप डेल क्रॉस a मालूम करने के लिए जैसे आप पहले a क्रॉस b के लिए डिटर्मिनेंट बनाते थे, इसी तरह यहाँ पर भी आप इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद ये याद रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि अगर एक्सप्रेशन में हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल आ रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई जेड, यही फर्ज कर ले, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो उस सूरत में सिर्फ x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y और z यहाँ पे कांस्टेंट्स होंगे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x के बराबर होगा, और बाकी सारी वैसे की वैसी मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पूरे को हल करेंगे। जैसे यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल y इनटू दिस टर्म है। अब इस टर्म में अगर आप गौर करें तो y के लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, तो ये 2z टू द पावर 4 वैसे रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो हमारे पास टर्म्स होंगी पार्शियल डिफरेंशिएशन के अलावा वो कांस्टेंट के तौर पे ली जाएंगी। जब आप एक दफा डेल क्रॉस ए का एक्सप्रेशन मालूम कर चुके हों और आपने मालूम करना है डेल क्रॉस ए एट 1 -1 एंड 1, तो अल्टीमेटली x की जगह 1 लिखेंगे, y की जगह -1 लिखेंगे और z की जगह 1 लिखेंगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास डेल क्रॉस ए की सूरत में ये आ जाएगा। अब डेल डॉट ए यानी डाइवर्जेंस की सूरत में रिजल्ट हमारे पास एक नंबर आया था, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं कि डेल डॉट ए डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है। जबकि डेल क्रॉस ए की सूरत में हमारे पास रिजल्ट भी एक वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये है
कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है डेल की ए के साथ। ये हमारे पास एक दो मेजर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तकरीबन हर दफा आ जाते हैं। उसके बाद इवेलुएट आर डॉट एन डी ए वेयर एस इज क्लोज सरफेस, और यहाँ पे फिर वो हमारे पास आर डॉट एन डी ए कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेशन यूज करेंगे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल को आपने वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेना है, और वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर चूंकि डाइवर्जेंस आ रहा है, डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने का तरीकेकार आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस तरीके से आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, वी हैव लास्ट 2 मिनट, मेरा ख्याल अब यहाँ तक डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आई थिंक टोटल क्वेश्चन इसके जो है वो है 24। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट मीटिंग में भी उसको डिस्कस कर लेंगे। जी बेटे, आज के क्लास में आप लोगों को कोई अफाका फील हुआ? मैं इसको जी बेटे, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं लेकिन बात करने के लिए। सर जी बेटे बात करें। सर 17 क्वेश्चन में वैल्यूज तो नहीं दी गई, वो कहाँ से हमने ली? 17 क्वेश्चन में जस्ट अ मिनट में क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है ना। जब आपने आर डॉट एन डी ए है ना, ये बेसिकली पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स अगर देखें, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड 1 आएगा। ओके सर, यस सर, ओके थैंक यू सर। होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। यस सर। उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने क्लास किस तरह लेनी है, अपने आप को म्यूट कैसे करना है, बजाय इसके कि टीचर आपको जबरदस्ती म्यूट करवाए। बेहतर होता है कि आप लोग खुद म्यूट कर लिया करें। ओके जी, यस सर। आपका लेस देन 1 मिनट, अगर कोई बात है तो कर लें, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल हमने खुद करने हैं, बाकी सारे जो भी हैं? जी बेटे आप लोग खुद करेंगे, अगर कोई मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। सर वो कैसे डिस्कस करेंगे? दोबारा जूम मीटिंग पे कर